कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक पहाड़ी सड़क से, जहां जेम्स नाम का एक इंसान बेहद तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा होता है। तभी एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और सामने से आता हुआ एक बड़ा ट्रक उसे नजर आता है। जेम्स बेहद मुश्किल से गाड़ी को मोड़ता है और ट्रक से तो बच जाता है, मगर उसकी गाड़ी सड़क किनारे रखे कुछ सूटकेसों से टकरा जाती है। वो सूटकेस मेरी नाम की एक लड़की के थे। मेरी दौड़ती हुई आती है और अपना सामान उठाने लगती है। जेम्स भी गाड़ी से निकलकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी की बस जा चुकी थी। मेरी का प्लान था कि वो शहर जाएगी, मगर अब बस छूट जाने की वजह से उसके पास वापस अपने होम टाउन लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका होम टाउन था साइलेंट हिल। जेम्स को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने माफी मांगते हुए मेरी को साइलेंट हिल तक छोड़ने की पेशकश की। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादल आकर सूरज को ढक लेते हैं। मेरी बताती है कि ये साइलेंट हिल का समर स्टॉर्म है। ये यहाँ अक्सर होता है, मगर तभी कुछ अजीब होता है। मेरी अचानक से पानी में डूबती हुई नजर आती है और उसी वक्त एक बेहद नशे में धुत जेम्स एक क्लब में होश में आता है। दरअसल ये सब एक ख्वाब था। जेम्स का फोन लगातार बज रहा था, मगर वो उसे इग्नोर करते हुए पीता रहता है। तभी वहाँ की एक वेट्रेस उसके पास आती है और कहती है कि अब वक्त हो गया है, उसे जाना चाहिए। जेम्स उठने की कोशिश करता है, मगर नशे में वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और वेट्रेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से कुछ ग्लास गिरकर टूट जाते हैं। तभी क्लब का बाउंसर जेम्स को बाहर का रास्ता दिखाने आता है, मगर जेम्स उसे धक्का देकर टेबल पर गिरा देता है। उसी वक्त उसका फोन फिर से बजने लगता है। जेम्स फोन उठाने की कोशिश करता है, मगर बाउंसर पीछे से उसे पकड़ लेता है। जेम्स उसे पीछे हटाने के लिए अपना सिर उसके माथे पर दे मारता है, मगर तभी दो और बाउंसर आ जाते हैं और तीनों मिलकर जेम्स को क्लब से बाहर फेंक देते हैं। बाहर कूड़े के ढेर पर जा गिरता है जेम्स। फोन एक बार फिर बजता है। इस बार जेम्स उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ उसकी थेरेपिस्ट एम थी। एम को बेहद निराशा होती है ये जानकर कि जेम्स फिर से नशे में है। वो उसे याद दिलाती है कि उसे खुद को गुनहगार नहीं समझना चाहिए। एम उससे कहती है कि वो घर जाए और आराम करे, क्योंकि कल उनकी अपॉइंटमेंट है। घर पहुंचकर जेम्स की नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है जो उसने मेरी की बनाई थी। पेंटिंग देखते ही मेरी का चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगता है। जेम्स उन यादों को भुलाने के लिए और पीना चाहता है, मगर उसकी आखिरी बोतल भी खाली हो चुकी थी। गुस्से में वो बोतल फर्श पर फेंक देता है। बोतल लुढ़कती हुई जाती है और एक लिफाफे के पास जाकर रुक जाती है, जिस पर जेम्स का नाम लिखा था। जेम्स वो लिफाफा खोलता है और हैरान रह जाता है। वो खत मेरी ने लिखा था। मेरी ने लिखा था कि वो जानती है दोनों के बीच ब्रेकअप हुए काफी वक्त हो गया है, मगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे जेम्स की जरूरत है। मेरी ने जेम्स से गुजारिश की थी कि वो एक बार साइलेंट हिल आए उनके पुराने घर पर। जेम्स उसी रात तूफान के बीच साइलेंट हिल की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है, मगर पहाड़ी सुरंग तक पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सुरंग बंद है। मजबूरन वो वापस बस स्टेशन लौटता है और गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला करता है। उस रात जेम्स के ख्वाबों में मेरी के साथ बिताए पुराने लम्हे थे। जब जेम्स मेरी को साइलेंट हिल छोड़ने गया था, तब दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि जेम्स ने साइलेंट हिल में ही रुकने का फैसला कर लिया। दोनों साथ रहने लगे। कभी कभी जब वो दोनों करीब आते तो मेरी की नाक से खून टपक जाता। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। जेम्स वापस शहर चला आया और अकेलेपन और दर्द में डूबकर वो शराब का आदी हो गया। सुबह जेम्स गाड़ी छोड़कर पैदल ही साइलेंट हिल की तरफ चल देता है। काफी देर जंगल में भटकने के बाद उसे चारों तरफ घना कोहरा और आसमान से गिरती राख नजर आती है। तभी उसे एंजेला नाम की एक औरत दिखती है जो भारी भारी बैग खींच रही होती है। वो जेम्स से मदद मांगती है। जेम्स उसकी मदद करता है और साथ ही उससे इस राख के बारे में पूछता है। एंजेला बताती है कि उस गर्मी में एक भयानक आग लगी थी जिसने पूरे जंगल को जला दिया था। आग तब तक नहीं रुकी जब तक बारिश नहीं आई। बारिश इतनी तेज थी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डूब गया और पानी दूषित हो गया, जिसकी वजह से लोग ये शहर छोड़कर चले गए। ये सुनकर भी जेम्स आगे बढ़ने का फैसला करता है। चलते चलते जेम्स को वो दिन याद आता है जब मेरी ने उससे कहा था कि वो डरती है कि उसकी असली फितरत जेम्स को उससे दूर कर देगी, मगर जेम्स ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी देर चलने के बाद जेम्स साइलेंट हिल पहुंच जाता है। पूरा शहर राख और कोहरे से ढका हुआ था। जेम्स जोर जोर से आवाजें लगाता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे दूर से कोई संगीत सुनाई देता है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है और एक सुरंग में पहुंचता है जहां एक रेडियो बज रहा था। नीचे जमीन पर एक कंबल बिछा था और उसके नीचे कोई लेटा हुआ था। जेम्स उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से कोई आवाज आती है और रेडियो बंद हो जाता है। उसी वक्त कंबल के नीचे से एक आदमी उठता है। वो बेहद डरा हुआ था और जेम्स से कहता है कि वो वापस आ रहे हैं, मगर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। जेम्स वहाँ से निकलकर आगे बढ़ता है। तभी उसका फोन बजता है। एम का कॉल था, मगर जेम्स उसकी बातें ठीक से नहीं सुन पाता, क्योंकि उसकी नजर एक नाइट क्लब के दरवाजे के ऊपर जलते हुए साइन पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो
डरा हुआ आदमी सुरंग के मुहाने पर एक अजीब सा जीव देखता है जो जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे लाइन फिगर कहते थे। जेम्स नाइट क्लब के अंदर जाता है तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब मेरी उसे यहाँ लाई थी और अपने दोस्तों से मिलवाया था। पूरा शहर मेरी को जानता था क्योंकि इस शहर को मेरी के पिता ने बनाया था और यहाँ के लोगों को एक मकसद दिया था। तभी बाहर से उस आदमी की चीख सुनाई देती है। जेम्स भागकर बाहर जाता है मगर वहाँ जो नजारा था वो बेहद खौफनाक था। वो आदमी जमीन पर पड़ा था और उसका जिस्म गलता जा रहा था। तभी रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है और जेम्स देखता है कि लाइंग फिगर उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जीव अपना सीना खोलकर तेजाब उगलने लगता है। जेम्स बड़ी मुश्किल से बचता है और एक औजार उठाकर उस जीव पर दे मारता है। जीव एक वैन के नीचे घुसकर नाली में गायब हो जाता है। इसके बाद रेडियो पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आती है जिसमें शहर के सभी लोगों को निकलने का आदेश दिया जाता है। फिर एक जोरदार अलार्म पूरे शहर में गूंजने लगता है और कई सारे लाइंग फिगर सड़कों पर नमूदार हो जाते हैं। जमीन और इमारतों में एक गहरा अंधेरा फैलने लगता है। जेम्स रेडियो उठाकर भागना शुरू करता है। वो सभी लाइंग फिगर्स और उनके तेजाब के छींटों से बचते बचाते दौड़ता रहता है। काफी दौड़ने के बाद जेम्स का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। उसके गिरते ही आसपास के चूहे भाग खड़े होते हैं। जेम्स देखता है कि जमीन पर एक जाली से क्रीपर्स नाम के अजीब से कॉकरोच निकलकर एक चूहे पर टूट पड़ते हैं। तभी एक क्रीपर जेम्स की तरफ आता है। जेम्स उसे पैर से कुचल देता है मगर उसी वक्त सैकड़ों क्रीपर्स बाहर निकल आते हैं और जेम्स के पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते जेम्स एक गली में देखता है कि क्रीपर्स एक लाइंग फिगर पर हमला कर रहे हैं। तभी वो फिर से गिर जाता है और उसका औजार उसके हाथ से छूट जाता है। क्रीपर्स उस पर चढ़ जाते हैं और वो उसे उठा नहीं पाता। आखिरकार जेम्स को एक बार नजर आती है। वो उसमें बने एक छेद से निकल जाता है। क्रीपर्स बार पर चढ़ जाते हैं मगर उसे पार नहीं कर पाते और बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। जेम्स एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसकर दरवाजा लकड़ी के तख्तों से बंद कर लेता है। क्रीपर्स शीशे पर चढ़ जाते हैं मगर अंदर नहीं आ पाते। जेम्स इधर उधर देखता है तभी उसे पीछे एक जख्मी औरत नजर आती है मगर जैसे ही वो पलटता है वो गायब हो चुकी होती है। जेम्स अपने फोन की रोशनी सीढ़ियों पर डालता है और एक साया ऊपर जाता हुआ दिखता है। क्या ये मेरी थी? जेम्स को वो दिन याद आता है जब वो दोनों इसी बिल्डिंग में रहने आए थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता है मगर अगली मंजिल पर सीढ़ियाँ एक गेट से बंद थी। जेम्स एक अपार्टमेंट में घुसता है जहाँ एक चमकता हुआ टीवी था। पास में एक डिब्बे में 2017 के महीनों के नाम पर लेबल लगी कैसेट्स रखी थी। जैसे ही जेम्स उनके पास जाता है उसे खून से सने हाथों का एक ख्याल आता है जो किसी जिस्म को छू रहे थे। वो घुटनों पर गिर जाता है और एक तेज आवाज से उसके सिर में बेहद दर्द होने लगता है। जेम्स एम को कॉल करता है और बताता है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एम जानना चाहती है कि वो कहाँ है मगर जेम्स बस इतना कहता है कि वो करीब पहुँच रहा है। उसी वक्त फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। जेम्स बालकनी पर जाता है और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। ऊपर वाले अपार्टमेंट की बालकनी पर एक परछाई खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ एम बार बार जेम्स को कॉल करती रहती है। जब उसका फोन नहीं लगता तो वो एक और कॉल करती है और किसी से कहती है कि उसका मरीज बाहर निकल गया है, उसकी जांच करनी होगी। जेम्स बालकनी से ऊपर चढ़कर उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। अंदर जाकर देखता है कि वो परछाई असल में एक पुतले पर बैठे परवाने थे। जेम्स उस पुतले की ड्रेस देखता है और उसे याद आता है कि मेरी के पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक ड्रेस थी। पीछे एक रोशनी थी। जेम्स उसकी तरफ बढ़ता है और एक टॉर्च पाता है। वहाँ एक बेहद डरावनी जगह थी जो किसी मंदिर जैसी लग रही थी। वहाँ एक प्लास्टिक के सिर के अंदर और भी परवाने थे। ये देखकर जेम्स को एक पुरानी याद आती है। एक दिन जब वो ग्रोसरी लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि मेरी के इर्द गिर्द काले कपड़ों में कुछ अजीब लोग बैठे थे। वो उसे कह रहे थे कि मोहब्बत इंसान का दिमाग खराब कर देती है और उन्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही उन लोगों की नजर जेम्स पर पड़ी वो सब एकदम से सामान्य बन गए और पर्दे खींचकर उसके साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार करने लगे। जेम्स को ये बेहद अजीब लगता था कि ये अजनबी लोग बिना बताए उनके घर में आते जाते रहते थे। उसने मेरी से इस बारे में बात की मगर मेरी ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उसके पिता के जाने के बाद यही लोग उसका परिवार थे। जेम्स ने उसे गले लगाकर माफी मांगी मगर तभी उसकी नजर उस मंदिर जैसी जगह और उसमें रखे सिर पर पड़ी। मेरी ने झट से उसके दरवाजे बंद कर दिए और जेम्स का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस कर लिया। वापस वर्तमान में जेम्स को वहाँ ब्रुक हेवन हॉस्पिटल की एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिस पर मेरी का नाम था और अस्थमा के एक गंभीर दौरे का जिक्र था। तभी उसे कहीं से खांसने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाता है और एक बाथरूम में एडी नाम के एक बीमार दिखने वाले इंसान को उल्टी करते हुए पाता है। एडी हैरान होता है कि जेम्स बीमार क्यों नहीं है। जेम्स बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। ये सुनकर एडी हंसने लगता है। वो बताता है कि यहाँ अब कोई नहीं बचा। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से आग लगी, पानी दूषित हुआ और लोगों का दिमाग चला गया। लोग सड़कों पर खून बहाते हुए मर रहे थे और फिर ये जीव
जीव प्रकट होने लगे। एडी अपनी बाह पर एक सड़ता हुआ जख्म दिखाता है और जेम्स से कहता है कि वो खुशनसीब है। तभी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं। एक कॉरिडोर में सलाखों के पीछे एक छोटी बच्ची लॉरा छुपने की कोशिश कर रही थी। एडी कहता है कि उसे जाने देना चाहिए, मगर जेम्स सलाखों के बीच से हाथ डालकर उसे मनाने की कोशिश करता है। लॉरा उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि तभी रेडियो से खड़खड़ाहट आने लगती है और कॉरिडोर के आखिर से एक डरावनी आवाज आती है। एडी कहता है कि उन्हें जाना होगा। जेम्स के सिर में बेहद दर्द था, मगर वो बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जैसे जैसे वो आवाज करीब आती है, एडी जोर से लॉरा को चिल्लाकर झुकने को कहता है और फिर जेम्स को लात मारकर वहाँ से भाग जाता है। जेम्स उठकर देखता है तो सामने पिरामिड हेड खड़ा था, एक बेहद विशाल तलवार लिए हुए। पिरामिड हेड सलाखों के बीच से हाथ डालकर जेम्स को पकड़ने की कोशिश करता है। जेम्स तुरंत भागना शुरू कर देता है। पीछे पिरामिड हेड सलाखों को सिर से तोड़ रहा था। आगे जेम्स को एक और जीव नजर आता है जो एक पुतले जैसा दिखता था। वो जीव जेम्स की तरफ पलटता है और उसका सिर गिरकर जमीन पर लुढ़क जाता है। उसकी आंखें जेम्स को घूरती हैं और जिस्म एक मकड़ी की तरह बदलने लगता है। जेम्स फिर भागता है। पुतला अपना सिर वापस लगाता है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। एक दरवाजा तोड़कर जेम्स एक अपार्टमेंट में घुसता है। सभी खिड़कियां बंद थीं। वो पुतले वाला मकड़ी जीव पीछे आ रहा था। जेम्स एक अलमारी में छुप जाता है और दरार से उस जीव को देखता है। तभी पिरामिड हेड भी वहाँ आ धमकता है। वो मकड़ी जीव पिरामिड हेड पर कूद पड़ता है, मगर पिरामिड हेड उसे टेबल पर पटक देता है और अपनी तलवार से उसके हाथ पैरों पर वार करता है। फिर वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जेम्स मुंह पर हाथ रखकर खुद को चीखने से रोकता है। इसके बाद पिरामिड हेड अलमारी खोलकर जेम्स को बेहद ध्यान से देखता है। उस हेलमेट के अंदर इंसानी आंखें थीं। तभी शहर का अलार्म बज उठता है। दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं और दर्द में चिल्लाते हैं। कुछ घंटों बाद जेम्स अकेला अलमारी में होश में आता है। बाहर निकलकर देखता है कि जगह अब सामान्य लग रही थी। वहाँ एंजेला फर्श पर पड़ी थी। जब एंजेला कहती है कि वो उसे नहीं बचा सकता, तो जेम्स बेहद परेशान होकर उसके पास आता है और जानना चाहता है कि आखिर माजरा क्या है, मगर एंजेला चाकू लेकर उसे दूर रखती है और फिर रोते हुए वहीं बैठ जाती है। जेम्स बिल्डिंग से बाहर निकलता है। एक दीवार के ऊपर लॉरा बैठी थी। वो जेम्स से कहती है कि उसे पकड़े। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और वो कहती है कि ये गुड़िया मेरी ने उसे दी थी। जेम्स और जानना चाहता था, मगर तभी लॉरा कुछ देखकर भागने लगती है। जेम्स उसके पीछे जाता है। कोहरे में एक इंसान खड़ा था जिसे जेम्स देख नहीं पाता। एक पार्क में लॉरा एक भूल भुलैया में घुस जाती है। जेम्स उसके पीछे जाता है, मगर खुद उसमें खो जाता है। तभी पीछे से मारिया नाम की एक औरत आती है और उसके प्लान के बारे में पूछती है। वो उसकी मदद करने को तैयार होती है, क्योंकि हफ्तों में जेम्स पहला सामान्य इंसान था जो उसे मिला था और दो लोग मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। दोनों भूल भुलैया से निकलते हैं, मगर सड़क पर रेडियो से खड़खड़ाहट आने लगती है। पास में एक लाइंग फिगर नजर आता है। दोनों एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और मारिया जेम्स का हाथ पकड़ लेती है। वो जीव थोड़ा तेजाब जमीन पर उगलकर आगे चला जाता है। दोनों बाहर निकलते हैं। जेम्स की नजर एक इमारत पर पड़ती है और उसे एक पुरानी याद आती है। एक दिन शहर में घूमते हुए जेम्स ने देखा था कि मेरी के उन अजीब दोस्तों ने उसे खींच कर कहीं ले जा रहे थे। वो उनके पीछे पीछे एक गली में गया। वहाँ एक बाड़ पर पोस्टर लगे थे। जेम्स ने पोस्टर फाड़कर बाड़ पार की तो दूसरी तरफ एक और बाड़ थी। तभी उसने देखा कि जमीन से धुआं उठ रहा था। सारा कूड़ा हटाने पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जिस पर अजीब निशान बने थे। एक बटन दबाकर वो उसे खोलता है और नीचे जाता है। वहाँ सुरंगों में वो अजीब लोग किसी चीज का जाप कर रहे थे। वापस वर्तमान में मारिया जेम्स को उस हॉस्पिटल में ले जाती है। जेम्स को मरीजों की फाइलें मिलती हैं और मारिया को मेडिकल नोट्स वाली कैसेट्स। डॉक्टर की आवाज में कुछ लक्षणों का जिक्र था और उसने उन्हें किसी अज्ञात चीज के संपर्क में आने का नतीजा बताया था। रिकॉर्डिंग के आखिर में डॉक्टर मेरी से उसका नाम पूछ रहा था। मारिया बताती है कि एक अफवाह थी कि एक कल्ट मेरी के पिता की मौत के बाद भी उसकी पूजा करता था। अगली कैसेट में डॉक्टर ने एक ऐसे घोल का जिक्र किया जो मेरी सालों से पीती आ रही थी और उसने खुद माना था कि इससे उसे पूरा होने का एहसास होता था। ये सुनकर जेम्स को उन सुरंगों में देखी चीजें याद आने लगती हैं। वो लोग काले लबादे पहने हुए थे और एक नकाबपोश मेरी को एक छोटी सी बोतल से कुछ पिला रहे थे। फिर उन्होंने उसके जिस्म को नीचे लिटाया और उसके बदन से निकलने वाले तरल को पीने लगे। किसी ने इन रस्मों को वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। यही तो वो कैसेट्स थी। तभी शहर का सायरन फिर से बज उठता है और जेम्स को एक जोरदार सिरदर्द होता है। जैसे ही उसका हाथ फर्श से लगता है, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है और हर चीज सड़ी हुई नजर आने लगती है। मारिया उसे खींचकर बाहर ले जाती है, मगर रास्ता बंद था। इमारत का आधा हिस्सा तबाह होकर जल रहा था। मारिया एक व्हील चेयर से एक लोहे की छड़ उठाती है। दोनों दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई कमरों में जीव थे। एक कमरे में बबल हेड नर्सें थीं जो सब औजार लिए हुए थीं और पहले एकदम जमी हुई लगती थीं,
मगर तभी एक नर्स एक स्ट्रेचर पर जोर से पीटने लगती है और बाकी सब जाग जाती हैं। नर्सें जेम्स और मारिया के पीछे पड़ जाती हैं। दोनों पहले दरवाजे से निकलकर भागते हैं। आखिरकार एक लिफ्ट मिलती है, मगर बटन दबाने पर कुछ नहीं होता। जेम्स लड़ने का फैसला करता है और लोहे की छड़ से नर्सों के सिरों पर वार करने लगता है, मगर एक नर्स फिर भी लिफ्ट में घुसकर मारिया को छुरा मार देती है। जेम्स उसे बाहर फेंकता है और दोबारा बटन दबाता है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं और एक नर्स के हाथ भी उनमें आ जाते हैं। लिफ्ट ऊपर जाते जाते अटक जाती है। जेम्स छड़ से दरवाजे खोलता है, मारिया को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और उसके जख्म पर पट्टी बांधता है। मारिया कहती है कि वो जानती है कि जेम्स उसे उस तरह देखता है क्योंकि वो मेरी जैसी दिखती है। जेम्स बेचैन हो जाता है और मारिया को वहीं रुकने को कहकर अकेले आगे बढ़ जाता है। सीढ़ियों के ऊपर एक बंद दरवाजा था। जेम्स उसे खोलने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से लौरा आ जाती है। उसकी गुड़िया अब बेहद डरावनी लग रही थी और किसी असली बच्चे की तरह रो रही थी। लौरा जेम्स पर चिल्लाती है कि उसने मेरी को अकेला क्यों छोड़ा। इससे जेम्स को वो दिन याद आता है जब वो मेरी को अकेले उनके अपार्टमेंट में छोड़कर चला गया था। लौरा कहती है कि उसे मेरी को ढूंढना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी और वो वहाँ से भाग जाती है। जेम्स उसके पीछे जाता है। लौरा कमरा नंबर 318 में घुस जाती है। जेम्स भी अंदर जाता है तो लौरा बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लेती है। जेम्स दरवाजा पीटता है और चिल्लाता है। तभी एक अजीब आवाज आती है। छत पर एक बिस्तर था जो बड़ी बड़ी चादरों से ढका हुआ था। लौरा दरवाजे की दरार से पूछती है कि जेम्स यहाँ क्यों आया। चादरें हटती हैं और एक डरावना इंसान ननुमा जीव सामने आता है जिसकी नाक से खून की बूंदें जेम्स के चेहरे पर गिरती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी की नाक से गिरती थीं। जेम्स उसका नाम लेता है। वो जीव 4 हाथ निकालकर जेम्स को जकड़ लेता है और उसके मुंह में हाथ डाल देता है। जेम्स का दम घुटने लगता है। लौरा कहती है कि जब वो तैयार हो तब वापस आए। तभी जेम्स की आंख खुलती है और वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। वो घबरा कर उठता है। एक डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो ब्रुक हेवन हॉस्पिटल साइलेंट हिल में है। जेम्स मेरी के बारे में पूछता है तो एम कमरे में आती है और उसे कहती है कि उसे अब आगे बढ़ना होगा। मेरी को गए कई महीने हो चुके हैं। जेम्स रोते हुए अपनी यादों को समझने की कोशिश करता है। शाम को जेम्स को आखिरकार एक याद आती है। जब मेरी उस रात वापस अपार्टमेंट आई थी तब जेम्स ने उससे कहा था कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी। उसने सुरंगों में जो देखा था वो उसने मेरी को बताया। मेरी ने माना कि वो बचपन से उस कल्ट में थी और उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके पिता ने उसे मजबूर किया था। जब मेरी ने कहा कि जेम्स डरा हुआ है तो जेम्स ने उस पर चिल्लाते हुए उसे झकझोर दिया और कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा। मेरी ने उसे धक्का देकर समझाया कि उसने कल्ट छोड़ने की कोशिश की थी, मगर जेम्स ने उसकी बस छुड़वा दी और उसकी सारी कोशिश बर्बाद हो गई। उसने जेम्स को याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ेगा, मगर जेम्स ने वो वादा तोड़ दिया। जाते वक्त जेम्स ने देखा कि कई चेहरे खिड़कियों से उसे देख रहे थे। वर्तमान में एम एक दूसरे डॉक्टर से कहती है कि मेरी के जाने के बाद जेम्स का हकीकत से नाता टूट गया और वो उसे वापस जोड़ना नहीं चाहता। फिर वो जेम्स के पास आती है और समझाती है कि साइलेंट हिल का वो डरावना रूप उसके दिमाग में है। अगर वो थेरेपी नहीं करेगा तो वो भ्रम उसे तबाह कर देगा। एम के जाने के बाद जेम्स खिड़की से बाहर देखता है तो सड़क पर एक औरत थी जो मेरी जैसी लग रही थी। परवाने शीशे पर आकर बैठने लगते हैं और अलार्म बजने लगता है। हॉस्पिटल में फिर से अंधेरा छा जाता है। अचानक जेम्स मारिया के पास होता है। मारिया कहती है कि चूंकि मेरी नहीं मिली तो उन्हें साथ मिलकर यहाँ से निकलना चाहिए। जेम्स देखता है कि मारिया मेरी जैसी कितनी दिखती है। मारिया उसे किस करती है और कहती है कि वो दोनों यहाँ साथ रह सकते हैं, मगर जेम्स चुपचाप वहाँ से उठकर लिफ्ट में चला जाता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। मारिया भी उसके साथ लिफ्ट में आ जाती है। लिफ्ट नीचे जाती है और बीच बीच में मारिया का चेहरा डरावना हो जाता है। आखिरकार लिफ्ट रुकती है। जेम्स एक कॉरिडोर में निकलता है जहाँ उसकी बनाई मेरी की तमाम पेंटिंग्स लगी थी। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि ये भी एक भूल भुलैया थी। मारिया उसके पीछे आती रहती है और कहती है कि उसे मान लेना चाहिए कि अब ये सब खत्म हो गया है, मगर जेम्स कहता है कि वो असली नहीं है और उसे एक रुकावट कहता है। फिर वो अपना सिर पकड़ लेता है। रोशनी टिमटिमाने लगती है और मारिया दर्द से चीखती है। पिरामिड हेड पीछे से आकर अपनी विशाल तलवार से उसे खत्म कर देता है। मारिया का खून चारों तरफ फैल जाता है। जेम्स पलट कर देखता है और हैरान रह जाता है। उस पिरामिड हेलमेट के नीचे उसका अपना चेहरा था। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि एक बार जेम्स नशे में अपनी पेंटिंग से बेहद नाखुश था और उसने अपनी तस्वीर पर पिरामिड बना दिया था ताकि उसे अपना चेहरा न देखना पड़े। ये जीव उसके खुद के अपराध बोध का रूप था। वो याद अचानक बदल जाती है और जेम्स अपनी तमाम पेंटिंग्स के साथ पानी में जा गिरता है। जेम्स एक किनारे पर होश में आता है। पास में एक इमारत जल रही थी। वो अंदर जाता है और लौरा को इधर उधर भागते और फर्नीचर के पीछे छुपते हुए पाता है। जब लौरा बाहर आती है तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर मेरी का चेहरा था। वो जेम्स से कहती है
कि उसे सच याद करना होगा। एक फ्लैशबैक में जेम्स को मेरी की कब्र पर फूल रखते हुए दिखाया जाता है। उसका पूरा नाम था मेरी एंजेला लॉरा क्रेन, यानी एंजेला, लॉरा और मारिया तीनों जेम्स के दिमाग की उपज थी। मेरी की अलग अलग परतों से जन्मी। जेम्स आग में जलते कॉरिडोर से भागता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां एंजेला थी। वो टूटी हुई थी और दो डरावने हाथ उसकी टांगे पकड़कर उसे जाने नहीं दे रहे थे। ये उस तमाम तकलीफ का प्रतीक था जो मेरी के पिता ने उसे बचपन से दी थी। जेम्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है मगर वो हाथ एंजेला को गद्दे के अंदर खींच लेते हैं और जेम्स भी उस गड्ढे में गिर जाता है। वो बिस्तर एक ऐसे जीव में बदल चुका था जो मेरी के पिता जैसा दिखता था और एंजेला को जकड़े हुए था। जेम्स उसका सिर अपने हाथों में लेकर माफी मांगता है। एंजेला में आग लग जाती है और वो फट जाती है। खूनी मंजर देखने के बाद जेम्स कमरे से बाहर आता है और कॉरिडोर के आखिर में मेरी खड़ी थी। जेम्स उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ता है और दोनों छत पर पहुंचते हैं। वहां एक बिस्तर पर मेरी का जिस्म पड़ा था। ये देखकर उसे वो दिन याद आता है जब ब्रेकअप के बाद वो साइलेंट हिल वापस आया था। मेरी उसके पिता के उस घोल की वजह से बेहद बीमार हो चुकी थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने जेम्स से रहम की भीख मांगी। जेम्स बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, फिर रोते हुए उसने उसके चेहरे पर तौलिया दबा दिया। उस जलती हुई छत पर जेम्स आखिरकार जाने दे रहा था। बिस्तर हवा में तैरने लगता है और परवाने उसे घेर लेते हैं। चादरें हटती हैं और मेरी का वो डरावना रूप सामने आता है। वो जेम्स को अपनी बाहों में खींचती है और उसे माफ करती है। फिर जेम्स सामान्य छत पर मेरी के जिस्म के पास था। उसे एहसास होता है कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जेम्स मेरी के जिस्म को अपनी गाड़ी में रखता है और पास की झील की तरफ चल देता है। गाड़ी पानी में डूबने लगती है। जेम्स सोचता है कि शायद अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। तभी वो ट्रक वापस सामने आता है। जेम्स खुद को एक बार फिर उसी पहाड़ी सड़क पर पाता है। मेरी से पहली मुलाकात के उसी लम्हे में बस एक बार फिर चली जाती है, मगर इस बार जेम्स मेरी को साइलेंट हिल की तरफ नहीं बल्कि शहर की तरफ ले जाने की पेशकश करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए शुक्रिया।